हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जीओसी का पार्ट सेकंड कंप्लीट किया था जिसमें हमने रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर बात की थी। आज हम करने जा रहे हैं जीओसी का पार्ट थर्ड जिसमें हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो इसी पे बेस्ड है। तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? सो द delocalization of sigma electrons or lone pair of electrons into adjacent p orbital is called hyperconjugation. It is also known as no bond resonance and Baker-Nathan effect. अब एक्चुअल में हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आपने कल प्रीवियस वीडियो अगर देखा हो जिसमें हमने रेजोनेंस की बात की थी, तो कुछ रेजोनेंस के जैसा ही है हाइपर कंजुगेशन भी। सो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। द delocalization ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल हमने बात किया था ना डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक जगह प्रेजेंट ना होकर के पूरे मॉलिक्यूल पर पाया जाना, यानी पूरे मॉलिक्यूल पर घूमते रहना, दैट इज डीलोकलाइजेशन। ओके, सो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है कहां पर? इनटू एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। एडजेसेंट यानी पास वाले पी ऑर्बिटल में, तो इसे हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। कैसे? आप देखिए जरा यहां पर, जैसे ये कुछ इस प्रकार है कि यहां पर एक कार्बन है और ये इसका पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये रहे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहा पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो, कहा? इस पी ऑर्बिटल में ना, यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का अगर डीलोकलाइजेशन पी ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। कैसे? अभी पूरी प्रोसेस देखेंगे ना, तब आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये है तो रेजोनेंस टाइप का ही, बट इसमें रेजोनेंस बॉन्ड के थ्रू प्रदर्शित किया नहीं जाता। वो भी कैसे, हम देखेंगे अभी। एंड ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। इसे बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसे बेकर-नाथन इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का जो कंसेप्ट है वो बेकर और नाथन, दो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने दिया था। तो उन्हीं के नेम्स पर हाइपर कंजुगेशन का नाम बेकर-नाथन इफेक्ट भी रखा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में इन सारी चीजों का मतलब क्या है। इसके साथ ही अब पहले हम ये देखेंगे कि कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन, कि हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या है। हमने ये तो देख लिया कि हाइपर कंजुगेशन क्या है,
ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन है पी ऑर्बिटल में, ठीक है। इसे बेकर-नाथन इफेक्ट कहते हैं, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब भाई कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, यानी हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है देयर मस्ट बी अल्फा सी एच और lone pair on atom adjacent to sp2 कार्बन। अब देखो प्रेजेंट, अब इसमें क्या लिखा गया है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, और sp2 कार्बन के पास कोई ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर है तो वो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। सेकंड, ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? सो एल्कीन, ठीक है, एल्काइल कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, इसे बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। तो एल्कीन, कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल हैं या ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा? जहां पर एल्कीन प्रेजेंट हो, जहां पर एल्काइल कार्बोकेटायन प्रेजेंट हो और जहां पर कार्बन फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो। कंडीशन क्या है? कि इन तीनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और या फिर sp2 कार्बन के पास कोई ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। अभी देखेंगे एग्जांपल के साथ, सारे समझ में आ जाएंगे। ये हमने कंडीशन देख लिया हाइपर कंजुगेशन के लिए। अगर कहीं पर भी दो कंडीशन दिख जाए, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब देखो, अब बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन आप कैसे निकालोगे? हाउ टू नो अल्फा हाइड्रोजन, कैसे पता करोगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है? तो देखो इधर, ये कोई एल्कीन है एंड इससे ये 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो एल्कीन, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये क्या होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हमेशा आप बॉक्स में बंद कर लो, मतलब इनको आप एक ब्रैकेट में कवर कर लो। ये एल्कीन हो गई ना। अब एल्कीन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए रहते हैं ना, उन्हें अल्फा कार्बन कहते हैं। तो देखो एल्कीन से डायरेक्ट एक तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा, डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को बोलेंगे अल्फा। एक ये अल्फा हो गया और एक ये वाला अल्फा हो गया। तो टोटल कितने अल्फा कार्बन है यहाँ पर? अल्फा कार्बन है 1 2 3 4। और अल्फा कार्बन किसको कहा अपन ने? एल्कीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन्स को अल्फा कार्बन कहा अपन ने। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं? 3 3 6 3 9 और 3 12। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास क्या प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट CH3CH+, ठीक है, आपके पास ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भाई हमने अपन ने कंडीशन देखी ना कि एक तो एल्कीन हाइपर कंजुगेशन शो करती है, एक कार्बोकेटायन। अब देखो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। एल्काइल का मतलब सिंपल कार्बन चेन, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए, सिंपल एल्काइल बोला इन्होंने। अब देखो कार्बोकेटायन है ना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ग्रुप है तो इसको बॉक्स में बंद कर लिया हमने ब्रैकेट में। इस कार्बोकेटायन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। मान के चलो अगर ये कुछ इस प्रकार से हो तो कार्बोकेटायन वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, यानी कार्बोकेटायन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन तो अल्फा कार्बन होगा, और
अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन। अपन को मतलब किससे, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। यहाँ पर अल्फा कार्बन कितना 1 और अल्फा हाइड्रोजन कितने 2 है ना, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं, तो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और वास्तव में हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे वो कितने भी हो। अब अपन ने एल्केन के केस में देख लिया, कार्बोकैटायन के केस में देख लिया, अब अपन देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल के केस में। अब देखो ये कार्बन फ्री रेडिकल लेते हैं अपन यहाँ पर, अब देखो इस प्रकार से हमने मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता लगाएंगे, अल्फा कार्बन का पता कैसे लगाएंगे, तो कार्बन फ्री रेडिकल, जब भी किसी कार्बन पर एक सिंगल डॉट मिल जाए ना आपको इस प्रकार से, इसका मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कार्बन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसे कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल एक ग्रुप है अपने आप में, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इस कार्बन फ्री रेडिकल से डायरेक्ट जितने भी कार्बन जुड़ रहे हैं ना डायरेक्ट, उन्हें हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोल देंगे। अब देखो ध्यान देना, ये कार्बन डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ रहा है, तो अल्फा किसको बोलेंगे, जो कार्बन फ्री रेडिकल से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ रहा है ना उनको ही अल्फा बोलेंगे, चाहे एल्कीन हो, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बन फ्री रेडिकल हो, इन ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को ही अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, और अल्फा कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 to 5 to 7, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हाइपर कंजुगेशन को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। एक चीज और आप ध्यान रखना, जैसे रेजोनेंस में तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है ना, बट हाइपर कंजुगेशन में हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है। अब देखते हैं, हमने ये देख लिया कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है। अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट हाइपर कंजुगेशन, कि हाइपर कंजुगेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट से शुरू करते हैं। आपके पास फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, आपको इस मॉलिक्यूल में चेक करना है हाइपर कंजुगेशन। तो देखो कभी भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल आ जाए ना और आपको ये कहा जाए कि इसमें आपको हाइपर कंजुगेशन बताना है, तो पहली कंडीशन आपको ये चेक करनी है कि उस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है। तो लेट्स चेक, क्या करना है, कुछ नहीं, एल्कीन को सेलेक्ट कर लो। ये हमने एल्कीन सेलेक्ट कर लिया ना, ठीक है, ये हो गई एल्कीन। इस एल्कीन से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच्ड है उसे क्या कहेंगे हम, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, चूंकि बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसका मतलब ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब हाइपर कंजुगेशन शो कैसे करेगा वो देखते हैं। अब भी मैं क्या कर रही हूँ, इन हाइड्रोजन को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो हाइपर कंजुगेशन शो कैसे करेगा ये। अगर आपने कल रेजोनेंस वाला वीडियो देखा है तो अपन ने क्या बात की थी, अगर कहीं पर आपको कंडीशन दिख जाए ना सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है। अब यहां पर रेजोनेंस कैसे हो सकता है, अगर ये बॉन्ड यहां आ जाए और ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए तो एक्चुअल में कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 CH, इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये 2 हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ना, अब ऐसा हुआ क्यों, रीजन क्या था इसका, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बन रही थी, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंडीशन आ जाए ना तो क्या करता है, कोई भी हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
सिंगल बॉन्ड को दे देता है, और जैसे ही सिंगल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एक साथ दो डबल बॉन्ड नहीं रह सकते, मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट एटम पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, वैसे ही डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो, बिकॉज हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या सिर्फ ये एक ही हाइड्रोजन ऐसा कर सकता है? नहीं, ये हाइड्रोजन भी अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तीनों कंडीशन है। तो ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि एक बार ये वाला हाइड्रोजन दे दे अपने इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन देगा तो इस वाले हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है? इस हाइड्रोजन ने, मतलब इस हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये भी दे दिया। अब थर्ड कंडीशन है कि ये वाला हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, भाई तीन हाइड्रोजन कोई से भी दे सकते हैं। तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड को दे दे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इस वाले नीचे वाले हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हुआ क्या, एक बार तो फर्स्ट वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड वाला हाइड्रोजन भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी कि थर्ड वाला हाइड्रोजन भी अपने मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अब बिकॉज यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन थे ना, तो तीनों एक एक बार अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर बन गई? 1 2 3, तीन अल्फा हाइड्रोजन थे ना, तो 3 स्ट्रक्चर ये बन गई। अभी तीनों स्ट्रक्चर बनी किससे है? फर्स्ट वाले से बनी है ना। तो ओवरऑल हाइपर कंजुगेशन से कितनी स्ट्रक्चर बनी? 1 2 3 4। ओवरऑल कितनी स्ट्रक्चर बन गई? 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई ना कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, उनमें +1 कर देते हैं, तो उतनी ही नंबर ऑफ टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है। जैसे अभी अपन ने यहाँ देखा, यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 थे ना, तो 3 स्ट्रक्चर बन गई। अभी तीनों बनी किससे? फर्स्ट वाले से बनेगा, तो ओवरऑल कितनी हो गई? 3 + 1 4। तो यहाँ पर टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बन गई? टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 4, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन कैसे किया अपन ने कि एल्कीन के केस में तो कैसे होगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड को देगा, और ये वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी पॉसिबिलिटी है हाइपर कंजुगेशन की, तो इसे कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा गया था? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, उस हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर शो करवा रखा है ना, बट यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं दिखा रखा, तो बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है ना यहाँ पर। हाइड्रोजन तो अभी भी है ही, बट यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, विदाउट बॉन्ड यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। चलिए और एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जांपल फर्स्ट इतना ज़्यादा समझ में नहीं आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हम सेकंड एग्जांपल करेंगे, आपको एग्जांपल समझ में आने लग जाएंगे, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने लगेगा। सो देखिए, अभी अपन ने एल्कीन का केस देख लिया ना, अब देखते हैं कार्बोकेटायन का। सो CH3 CH
पॉजिटिव एंड CH3, ये कोई मॉलिक्यूल लिया। अब सबसे पहला काम अल्फा हाइड्रोजन देखना है कि है या नहीं। तो कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाले कार्बन तो क्या हो गए, अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ये हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अब कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। तो वन बाय वन हम इनको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन है ना, ये इसके पास वाला कार्बन जिसे हमने अल्फा कार्बन कहा है, ये रहे अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 इसके पास, 3 इसके पास, टोटल 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये कैसे शो करेगा हाइपर कंजुगेशन, पॉसिबिलिटी दिख रही है ना यहाँ पर, हाइड्रोजन क्या है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है और कार्बन पर बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को तो हम तभी खत्म कर सकते हैं जब यहाँ पर क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए इस कार्बन के पास। अब देखो एक चीज अपन ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी ना इसकी तभी बात की थी कि हाइपर कंजुगेशन एक्चुअल में है क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू पी ऑर्बिटल, ये बात की थी ना अपन ने। अब देखो ये रहे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक बात इतना ध्यान रखना हाइपर कंजुगेशन में कभी भी पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ना उनका डीलोकलाइजेशन होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अभी डीलोकलाइज्ड कैसे होंगे, तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के पास कोई डबल बॉन्ड आ जाए, दैट जैसा कि एल्किन के केस में अपन ने देखा था, या फिर अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के पास कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर कोई फ्री रेडिकल आ जाए तो ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास अब क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, एक डबल बॉन्ड आ गया। और जैसे अपन ने रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही हाइपर कंजुगेशन को भी डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, CH3 CH, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, और इस हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दी इस कार्बन पर। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ ना, पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, डीलोकलाइज्ड होकर यहाँ पर आ गए, और सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ कहाँ है, पी ऑर्बिटल में। अब तो पी ऑर्बिटल किसे कहते हैं, तो आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होता है ना। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, कार्बन के पास पी ऑर्बिटल तो है बट कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी यहाँ पर पी ऑर्बिटल के वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये पी ऑर्बिटल पर है। क्यों, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन सब कहाँ से निकलेंगे, पी ऑर्बिटल, क्योंकि इसका आउटर शेल पी ऑर्बिटल है। तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल के पास से जा रहे हैं ना। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि भाई हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन पी ऑर्बिटल में होता है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया इस हाइड्रोजन के पास। अब ऐसा ही कितने हाइड्रोजन कर सकते हैं, ऐसा ही दोनों हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो तुरंत शो करा देते हैं बिना रुके। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, एक बार ये वाला हाइड्रोजन। अभी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर, ये सेकंड वाली स्ट्रक्चर। अब थर्ड वाला हाइड्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे दे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज अब इस हाइड्रोजन पर आ गया ना। अब यहाँ पर इन तीनों अल्फा हाइड्रोजन ने तो अपना काम कर लिया, बट अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी है ना, कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन तो ये भी है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे इन तीनों हाइड्रोजन ने हाइपर कंजुगेशन शो किया, वैसे ये तीनों हाइड्रोजन भी शो करेंगे। अब देखो, अब इनको इसी प्रकार से लिख देते हैं ओपन करके, नंबरिंग दे देते हैं 4 5 6।
अब देखिए अगर ये वाला हाइड्रोजन दे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस वाले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे करेंगे तो टोटल कितनी ओवरऑल कितनी स्ट्रक्चर बन जाएंगी, कैसे पता लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर का। तो टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उनसे एक ज्यादा, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 3 6 और प्लस 1, तो 6 + 1 इज इक्वल टू टोटल 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगी, जिसमें से अपन ने 4 तो अपन ने बना के देख ली। अब एक बार देखो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, एक बार ये वाला हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो टोटल हो जाएगी 5 6, और ये सारी बन किससे रही हैं, इसी वाले स्ट्रक्चर से बन रही है ना, तो एक नंबर इसका हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगी। ऐसा ही कार्बन फ्री रेडिकल ये केस में भी होता है। अब देखते हैं कि इस, अब हमने तो देख लिया कि हाइपर कंजुगेशन शो कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, कि हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या है। फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से हम किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है। कैसे पता लगाएंगे, तो ध्यान रखना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, stability of alkene is directly proportional to total number of hyperconjugative structure or directly proportional to total number of alpha hydrogen। सिंपल सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, और वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल बनेगी। कैसे, तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये रही फर्स्ट एल्कीन, ये रही सेकंड एल्कीन, और ये रही थर्ड एल्कीन, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन है कि इन तीनों में से मतलब इन तीनों एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताएंगे, पहले तो चेक करो हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है क्या। भाई एल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी है। तो हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से हम किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। कैसे, किसी भी एल्कीन के पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, है ना, उतनी ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो ये एल्कीन है, इस एल्कीन से डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ रहा है, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये रही एल्कीन, इस एल्कीन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़ रखे हैं, एक तो ये रहा अल्फा कार्बन और एक ये रहा। तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। एंड यहाँ पर ये एल्कीन, इससे डायरेक्ट 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 3 6 3 9 और 3 12, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ऐसे तो निकाला था ना अपन ने कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, यहाँ पर 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, और यहाँ पर 13 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल। अब देखो इन तीनों में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है ना,
यानी सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इस एल्कीन की बन रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी 3 वाली एल्कीन। देन सेकंड वाली, क्योंकि सेकंड नंबर पे इसके पास सबसे ज्यादा है, और सबसे कम स्टेबल होगी फर्स्ट वाली एल्कीन। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इन दोनों से कम यानी सबसे कम है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 3, 2, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, सब चीज देखेंगे। देखो अब देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, और हीट का मतलब क्या है, एनर्जी। सो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो यहां देखिए ध्यान से, ये एल्कीन है। ठीक है, तो जब एल्कीन के साथ या फिर एल्कीन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं ना, तो हाइड्रोजन क्या करती है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। जब भी किसी एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो इसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन इस दोनों एल्कीन पर जुड़ जाते हैं, है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन। अब देखो, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, यानी यहाँ पर कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब जैसे इस एल्कीन की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ कराई, अब ये हाइड्रोजन इस एल्कीन पर जुड़े, इसके लिए इनके पास फ्री स्पेस होना चाहिए ना। तो हाइड्रोजन इस एल्कीन से जुड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एल्कीन को अपना एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक बॉन्ड हटेगा, अब देखो यहाँ पर 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी एक एक बॉन्ड की जगह इनके पास बच गई। अब क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हुआ क्या, इस एल्कीन पर इन हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। लेकिन ये इतना आसानी से नहीं होता। जब डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं ना सिंगल बॉन्ड में, तो इसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए इन्वॉल्व एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाती है। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या काम आता है, तो ये किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताता है। ध्यान रखना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का यूज क्या है, ये किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताता है। अब देखो, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके सामने यहाँ पर 2 एल्कीन है, एक एल्कीन ये रही, एक एल्कीन ये रही। ठीक है, अब दोनों एल्कीन में आपको हाइड्रोजनेशन करवाना है, यानी हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है ना, अब दोनों में से कौन सी एल्कीन में हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कुल मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी एल्कीन है जिसका डबल बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, और ऐसी कौन सी एल्कीन है जिसका डबल बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। ठीक है ना, इसके लिए आप चेक करो हाइपर कंजुगेशन। देखो, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, इस एल्कीन के पास डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ रखा है, इसका मतलब ये क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। ठीक है ना, अब देखो, अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है। अब तो डबल बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, कैसे, अरे भाई हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ना, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर देखो, कल से अपन ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि अगर पॉसिबिलिटी हो ना सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की, तो वहां पर 100%
रेजोनेंस पॉसिबल होगा, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होगा। अब देखो यहाँ पर चूंकि एल्कीन के पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना वहां पर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा बच्चों, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो ये एल्कीन का डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी ये C, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और इस वाले हाइड्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना इस वाले कार्बन को। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये CH और CH2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बहुत आसानी से टूट गया, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो रहा था ना। तो एक बात ध्यान रखना, जिस भी एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी होगी ना, उस एल्कीन का डबल बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हाइपर कंजुगेशन होगा इजीली डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, जिस भी एल्कीन के पास हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी होगी, अल्फा हाइड्रोजन होगा, उस एल्कीन का डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। टूट गया ना। अब यहाँ पर अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर आसानी से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ एक, अगर जोड़ना चाहे तो हम। तो यहाँ पर हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी ना, तो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, लेस, बहुत कम लगेगी। क्यों, क्योंकि आसानी से टूट गया, हाइपर कंजुगेशन था। यहाँ आइए सेकेंड एग्जाम्पल में, देखो ये एल्कीन, इस एल्कीन के साथ आपको कोई भी अल्फा कार्बन दिख रहा है, नहीं, ना तो इस वाले कार्बन से कोई कार्बन जुड़ रखा है, ना इस वाले, यानी एल्कीन से यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं जुड़ रखा है, यानी यहाँ पर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा। अगर हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होगा तो अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर इस डबल बॉन्ड को अगर हम तोड़ना चाहे, अगर हाइड्रोजनेशन कराना हो ना, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना हो इस एल्कीन से, तो अब यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई पॉसिबिलिटी, कोई फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी ना, मोर। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हेल्प से हम कैसे किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, मोर अल्फा हाइड्रोजन, तो मोर ही क्या बनेगी, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, और कोई एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसके लिए उतनी ही लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जरूरत होगी। दैट मीन्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना, एक बार फिर से सुन लो। कोई देखो किसी भी मॉलिक्यूल के पास, यहाँ पर एल्कीन की बात चले तो एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। किसी एल्कीन के पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, उतनी ही ज्यादा, और उतनी ही ज्यादा वो एल्कीन स्टेबल हो जाएगी। और कोई एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल है उसका डबल बॉन्ड उतना ही इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का सपोर्ट मिल रहा है ना इसे, तो हाइपर कंजुगेशन के सपोर्ट की वजह से बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, क्योंकि वीक हो जाएगा ना ये बॉन्ड, वीक होते ही अपने आप टूट जाएगा। तो इतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये रहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट, जिससे हम किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो आप। फॉर एग्जांपल इन दोनों में एक क्वेश्चन और आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइपर कंजुगेशन। इन दोनों में से हाइपर कंजुगेशन शो कौन करेगा? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेंगे। तो हो सकता है आपको एग्जाम में 3-4 मॉलिक्यूल दे दें और उनमें से आपसे पूछे
कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो आप अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब एल्किन के पास वाला हाइड्रोजन, मतलब एल्किन के पास जो कार्बन है उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन, या फिर कार्बोकेटाइन के पास वाले हाइड्रोजन, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल के पास वाले हाइड्रोजन, मोस्टली इनको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो मॉलिक्यूल 100% हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है ये हमने देख लिया, और हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको एल्कीन्स दे देंगे 4 या 5 और आपसे पूछेंगे कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, या फिर इनमें से कौन से एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी और उतनी ज़्यादा एल्कीन स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। या फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब एल्कीन दे दे और पूछे कि इन एल्कीन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताइए, या फिर इन दोनों एल्कीन में से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके लिए ज़्यादा होगी। तो आपको उस केस में भी ये चेक करना है, बस ध्यान रखना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन की स्टेबिलिटी की या फिर अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी एल्कीन के पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, और उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, और आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।